नमस्कार बच्चों। हमारी पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के पाठ 2 वृक्ष पुराण की आधी कहानी का अध्ययन किया था। इस कहानी में अलग-अलग वृक्षों के बारे में अलग-अलग महत्वपूर्ण कथाएँ बताई गई थी। हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसको बरगद को बताया गया है। बरगद के नीचे सावित्री ने पूजा पाठ की, तब सत्यवान को भगवान शिव ने जीवन दान दिया थी। ठीक उसी प्रकार फलों का जो राजा आम है, आम कहाँ से लाया गया था? श्रीलंका से लाया गया था, हमने पढ़ा भी था। आम को लेकर कौन आया था? आम को लेकर हनुमान जी आए थे। कहाँ से? श्रीलंका से। जब वो सीता माता से मिलने गए, तो वहाँ पर उन्होंने आम के वृक्ष के ऊपर है वो विश्राम किया था। उन्हें भूख लगी, उन्होंने आम के फल खाए, उन्हें वह फल मीठे लगे, तो उन्होंने गुठलियाँ हैं वो किसमें डाल दी? समुद्र में डाल दी। समुद्र के किनारे से तिरती हुई वो हमारे हिंदुस्तान पर आ गई, और हिंदुस्तान पर आकर वहाँ पर क्या हुआ? आम के वृक्ष का निर्माण हो गया। इस प्रकार हमने 2 वृक्ष को अध्ययन किया था। अब हम तीसरे वृक्ष का अध्ययन करते हैं, शिव जी का प्रिय बेल। अपन कई बार शिव जी की पूजा करते हैं, तब शिवलिंग पर जो पत्ता चढ़ाते हैं वो किसका होता है? बेल का पत्ता होता है। बेल को संस्कृत में बिल्व तथा अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। यह शिव जी का प्रिय माना जाता है। बेल का अपन जूस भी बनाते हैं ना गर्मियों के दिनों में। इसके पत्ते शिव जी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। सावन के महीने में तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? शिव के शिवलिंग पर इस बेल के पत्तों को चढ़ाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी की बेल की एक शाखा जो उत्तर पूर्वी दिशा के पेड़ से लाई गई हो के स्पर्श से जगाया जाता है। यानी दुर्गा माता, बंगाल में जब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा माता को बेल के पत्तों की जो शाखाएं होती हैं उनके स्पर्श से, स्पर्श यानी छूने से, उनको छुला के उनको जगाया जाता है, निद्रा से उनको जगाया जाता है। बिहार की एक लोक कथा में बिहार की एक लोक कथा में एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति यानी लोगों की उक्ति, लोगों में प्रचलित कथा कि गंदे सिर के साथ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते, यानी बेल के पेड़ के नीचे जो गंदा व्यक्ति होता है वो उसके नीचे नहीं जाता। माना जाता है कि बेल का फल गंदे सिर की ओर आकर्षित होता है और उस पर गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। अब इस पेड़ के पीछे क्या मान्यता दी गई है कि अगर गंदा व्यक्ति है वो इस वृक्ष के नीचे जाता है तो बेल का पेड़ है वो उस गंदे व्यक्ति के सर की तरफ आकर्षित होता है और उस पर गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। एक और कहावत है, अगर बेल का फल पका है तो इससे कोए को क्या? बेल का फल इतना कठोर होता है कि कोए की चोंच उसमें नहीं घुस सकती। ऐसी मान्यता भी है कि यदि बेल और बैर का पेड़ एक साथ निकले तो नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है? अगर कहीं बेल का पेड़ लगा हुआ है और उसके आसपास ही कहीं बेर का पेड़ भी हो, बेर का पेड़ भी हो, तो इसका मानना है कि उसके नीचे या आसपास कहीं न कहीं पानी का कोई न कोई स्रोत अर्थात कुआं वगैरह भी हो सकता है। बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा कि तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि है ना, ब्राह्मण लोगों के पास ज्यादा पैसा वगैरह नहीं होता, लक्ष्मी माता की ज्यादा कृपा नहीं होती। तो एक बार विष्णु जी लक्ष्मी माता से कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों पर कृपा क्यों नहीं करती हो, उनसे नाराज क्यों रहती हो? तब लक्ष्मी जी ने चिढ़कर उत्तर दिया कि सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। स्वाभाविक यानी स्वभाव से ही, प्राचीन समय से ही। मैं अपने घर में, अब लक्ष्मी जी का घर कौन सा है? बेल का वृक्ष। कि मैं अपने घर में अर्थात बेल के वृक्ष में शांति से नहीं रह सकती। वे प्रतिदिन मेरे पत्ते तोड़कर शंकर जी पर चढ़ाते हैं। अब ब्राह्मण लोग हैं वो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। अब वो पूजा पाठ करने के लिए बेलपत्र है वो शिव जी पर चढ़ाते हैं, और वह नित्य प्रति मेरे घर को नष्ट कर देते हैं। किसके घर को? माता लक्ष्मी के घर को। जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं? एक लोक कथा भी प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने वह रात उसी पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग थी। अब आपको पहले भी बताया गया था, जहाँ
के शिव का मंदिर होता है, उसी के आसपास है ये बेल का वृक्ष जरूर लगा हुआ होता है। तो एक शिकारी होता है, वो शिकार करते करते थक जाता है और जंगल में भटक कर वो कहाँ पर अपना विश्राम करता है, बेल के पेड़ के ऊपर विश्राम करता है। उस दिन शिवरात्रि होती है। अपने बैठने के स्थान को आरामदेह बनाने के लिए उसने बेल के पत्ते तोड़े। उनमें से कुछ पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर गए। उसके पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। अब बेलपत्र चढ़ाना शिवलिंग पर शुभ माना जाता है, तो अनायास ही शिवलिंग के ऊपर पत्ते भी गिर गए और उसके पसीने की बूंदों ने भी पानी का काम किया और शिवलिंग को सींच दिया। शिकार नहीं मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं पूरी हो गई। बेल के गुदे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ज्वर का मतलब बुखार, यानी बेल के जो जड़ें होती हैं उनसे बुखार भी उतर जाता है। ये एक औषधि के रूप में काम में ली जाती है। बेल का जो गुद्दा होता है उससे मुरब्बा भी बनाया जाता है। आइए जामुन के वृक्ष का महत्व समझते हैं। पशु पक्षियों का प्रिय जामुन। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं तथा अंग्रेजी में ब्लैक पल्म या इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। यह कृष्ण व गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था। अब ये सभी वृक्ष हैं उनसे किसी न किसी देवताओं से जुड़े हुए हैं वे वृक्ष। तो यहाँ पर जो जामुन का वृक्ष है वो किसके रूप में माना जाता है? बादलों के जो देवता मेघ हैं वो उन्होंने किसके रूप में अवतार लिया? जामुन के वृक्ष के रूप में अवतार लिया। इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान है। इसके पत्तों से बंदरवार बनाकर लोग घर के प्रवेश द्वार पर लगाते हैं जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे। अब यहाँ पर देखो, जामुन के जो पत्ते हैं उनसे जो बंदरवार लगाई जाती है वो घर के प्रवेश द्वार पर, यानी किसी के घर का इनॉग्रेशन होता है या घर का जो प्रवेश द्वार होता है जहां से हम एंट्री करते हैं घर में, तो वहां पर यह बंदरवार लगाई जाती है। जबकि जो आम के वृक्ष था उसकी बंदरवार कहाँ पर लगाई जाती है? विवाह के मंडप में लगाई जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। किसको? जामुन के वृक्षों को। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। वनों में अपने आप उगने वाला यह वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी से जिसमें बंदर अपने प्रिय मगर को जामुन के फल खिलाता है, लगभग सभी परिचित होंगे। जामुन का पेड़ विशाल होता है। इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि बनाई जाती है। जामुन का जो बीज होता है वह कड़वा होता है और डायबिटीज की औषधि भी इससे बनती है। इसकी लकड़ी खेती के औजारों में काम आती है। वृक्षों के विवरण से तो हमें समझ आ गया है कि वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है क्योंकि किसी न किसी देवी देवताओं ने किसी न किसी रूप में इन वृक्षों को महत्वपूर्ण बनाया है और आज के समय के लोगों को इन वृक्षों का सम्मान करने के लिए भी प्रेरित किया है। तो हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं, यानी हम इन वृक्षों का कैसे अपमान कर सकते हैं? इनकी रक्षा हमें अपने परिवार के सदस्य की भांति ही करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं। अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोकें और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। तो इस प्रकार इस पूरे पाठ में हमें किस चीज के लिए प्रेरित किया गया है कि हमें वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए। प्राचीन जो वृक्ष हैं उनकी मान्यताओं से प्रेरित होकर हमें उन वृक्षों को देवी देवताओं के समान पूजना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आइए हम कुछ मौखिक प्रश्न का अध्ययन करते हैं। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमने पढ़ा था हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं। आम के पेड़ को कौन कहाँ से लाया था? आम के पेड़ को भगवान हनुमान जी श्रीलंका से लाए थे। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बरगद के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? वट, और अंग्रेजी में बैनियन ट्री।
सावित्री के पति का नाम था, क्या नाम था? सत्यवान। विवाह मंडप आज भी किसके पत्तों से सजाए जाते हैं? आम के पत्तों से। बेल का वृक्ष किसका निवास स्थान माना जाता है? लक्ष्मी जी का। ब्राह्मणों को भोजन किसकी छाया में खिलाया जाता है? जामुन के वृक्ष की छाया में। निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? अब ये संवाद है, तो इससे संबंधित प्रश्न अपने सामने दिए गए हैं। कौन किससे पूछ रहा है? यह जो संवाद है वो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से पूछ रहे हैं। श्रोता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? श्रोता का मतलब है सुनने वाला। अब यहाँ पर भगवान विष्णु की बात कौन सुन रहा है? माता लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? लक्ष्मी जी ने इस प्रश्न का यह उत्तर दिया कि जो ब्राह्मण है वो मेरे घर को नष्ट कर रहे हैं, वो मेरे पेड़ों के जो पत्ते हैं उनको उठाकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, इस वजह से मैं उनसे नाराज हूँ। यह संवाद किस वृक्ष के बारे में हो रहा है? उस वृक्ष की दो उपयोगिताएं लिखिए। यह संवाद बेल के वृक्ष के बारे में हो रहा है। उस वृक्ष की दो उपयोगिताएं यह है कि इस वृक्ष की जो छाल है उससे बुखार भी, पुराना जो ज्वर है वह भी ठीक हो जाता है। और इस बेल के बेल के पत्ते हैं वो शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, शिव की अर्चना की जाती है। और जो वृक्ष का जो फल है वह हमारे जूस बनाने के लिए, रस बनाने के लिए भी काम आता है। नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों को सही मिलान करके पूरा कीजिए। नंबर क, बरगद एक, इसको मिलाइए आप ग से, सदाबहार पेड़ है। आम का वृक्ष भारत में, इसको आप मिलाइए घ से, हजार वर्षों से पाया जाता है। नंबर ग, बेल के गूदे का शरबत, नंबर कैसे मिलाइए, बहुत स्वादिष्ट होता है। घ, बादलों के देवता मेघ ने, इसको ड से मिलाइए, धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था। नंबर ड, वृक्षों की रक्षा हमें, इसको मिलाइए ख से, परिवार के सदस्यों की तरह करनी चाहिए। आइए कुछ भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन भी करते हैं। नीचे दी गई तालिका को तत्सम और तद्भव शब्दों से पूरा कीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तत्सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ऐसे के ज्यों के त्यों काम में ले लिए जाते हैं तो वो तो होते हैं तत्सम शब्द। और इन तत्सम शब्दों का हिंदी में जब रूपांतरण करके इनको काम में लिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव, तद्भव में बरस, बरस को हम तत्सम में क्या कहते हैं? वर्ष। पत्ता, पत्ता का तत्सम शब्द क्या है? पत्र। आम, आम को बोलते हैं आम्र। अब देखिए तत्सम शब्द है पूर्व, इसको तद्भव में क्या बोलते हैं? पहले। अब तद्भव शब्द है कीड़ा, इसको तत्सम में क्या बोलते हैं? कीट। तद्भव शब्द है जामुन, जिसको हम तत्सम में क्या कहते हैं? जम्बू। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। पारंपरिक, इसकी भाववाचक संज्ञा है परंपरा। वर्णित, वर्णन। उद्विग्न, उद्वेग। स्वाभाविक, स्वभाव। मनोरंजक, मनोरंजन। प्रचलित, प्रचलन। नीचे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जब एक नया शब्द का निर्माण होता है या दो वर्णों के मेल से जब एक विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए नीचे शब्द क, कालांतर, तो इसको हम विच्छेद करते समय काल प्लस अंतर, कालांतर। ए और ए दोनों मिलकर क्या बनते हैं? आ, तो क्या बना? काला। परंपरा अनुसार, परंपरा प्लस अनुसार, परंपरा। रा में किसकी आवृत्ति हो रही है? आ की। और अनुसार में किसकी हो रही है? ए की। आ और ए मिलकर क्या बना? आ बना। तो परंपरा और आ का लोप होकर इस रा में परिवर्तित हो जाएगा, वो परंपरा अनुसार हो जाएगा। हिमालय,
हिम प्लस आलय, तो हिम में ए आ रहा है और आलय में आ रहा है, तो ए प्लस आ बराबर आ। इससे क्या बना? हिमालय। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, यानी लोगों में प्रचलित, लोक प्लस उक्ति, तो ए प्लस उ बराबर ओ, लोकोक्ति। ड, अत्याचार, अत्याचार, अति प्लस आचार, अति में ई की आवृत्ति हो रही है और आ में, तो ई और आ मिलकर क्या बना? या। यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि। जहां पर ओ बन रहा है वहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि। जहां पर आ बन रहा है ये बनेगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसका है? स्वर संधि का पार्ट है। तो इस प्रकार हमने भाषा और व्याकरण को भी अच्छे से समझा, तत्सम और तद्भव शब्दों को भी समझा, भावार्थक संज्ञा का भी अध्ययन किया और संधि विच्छेद को भी पढ़ा। इस प्रकार हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।